हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सभी। तो हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो बच्चों हमने इसके मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया। इंडिया में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है इसका और साथ ही वर्ल्ड लेवल पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, हर मिनरल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। और साथ ही हमने ये भी पता किया कि किस तरीके से इसकी माइनिंग की जाती है, क्वेरिंग, शाफ्टिंग, ओपन कास्ट माइनिंग। तो इस तरीके से हमने इसकी खनन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। अब बारी आती है नेचुरल गैस की। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। प्राकृतिक गैस पेट्रोल भंडार के साथ पाई जाती है एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। और यह तब निकलती है जब अपरिष्कृत तेल यानी कि जो खराब तेल होता है जब उसको सतह पर लाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जब पेट्रोल को निकाला जाता है तो उसे प्योरीफाई भी तो करना पड़ता है। तो लेकिन जब जब तक वो निकाला जाता है उस टाइम वो थोड़ा गंदा होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल, अपरिष्कृत तेल। ठीक है, तो जब परिष्कृत तेल को सतह पर लाया जाता है तो उस समय प्राकृतिक गैस निकलती है। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसे घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड ये कुछ मुख्य उत्पादक हैं प्राकृतिक गैस के। नेक्स्ट, इन इंडिया, भारत में देखते हैं जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो इन सब एरियाज में भी प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। बहुत ही कम देश, विश्व में बहुत ही कम देशों के अपने पास पर्याप्त प्राकृतिक गैस के खुद के भंडार हैं। बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनके पास खुद के प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, बहुत ही कम है जिनके पास। द शार्प इंक्रीज इन अवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। द शार्प इंक्रीज इन अवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उनके जीवाश्म ईंधनों के हमारे उपभोग की जो दर अगर इसी तरह बढ़ती रही, हैज लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट, तो एक खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगी जो कि इसकी कमी को उत्पन्न कर देगी। ठीक है, डेप्लेशन यानी अवक्षय कर देगी, इसकी कमी उत्पन्न कर देगी। ठीक है, द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स। इस ईंधन को जलाने के बाद कुछ विषैले पॉल्यूटेंट्स, दूषणकारी तत्व निकलते हैं। आर आल्सो अ कॉज फॉर कंसर्न, वो भी चिंता का विषय है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधनों की अनियंत्रित जलना, जीवाश्म ईंधनों का अनियंत्रित जलना इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप। वो किसकी तरह, एक ड्रिपिंग टैप की तरह। जिस तरीके से किसी नल को खुला छोड़ दिया जाता है ना, और कोई कंट्रोल नहीं रखा जाता है, ना कोई बंद करने का सिस्टम, ना कुछ, बस उसे चला छोड़ दिया जाता है। तो उसी तरीके से इन फॉसिल फ्यूल्स का जलना है। फॉसिल फ्यूल्स को इतना जलाया जा रहा है कि वो बिल्कुल अनियंत्रित हो चुका है, अनचेक्ड है। ठीक है, जैसे कि एक किसी टंकी वगैरह को खुला छोड़ दिया जाता है, विच विल इवेंचुअली रन ड्राई, जो कि बाद में बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाएगा। दिस हैज लेड टू, पूरी तरह सूख जाता है। देखो बच्चों, अब कोई भी मान लो कोई भी हम टैप हमने ऑन कर दिया है, जब तक हम उसे बंद नहीं करते तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब वो टैप भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स के लिए भी बोला गया है। This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy यानी कि जो भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उन सबको इस तरीके से निकाल दिया जाएगा। That are cleaner alternatives to fossil fuels, जो कि जीवाश्म ईंधनों के एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइडल पावर। व्हाट इज हाइडल पावर? रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स यानी कि जो बांध होते हैं, बांधों में वर्षा का पानी और नदियों के पानी को इकट्ठा किया जाता है। इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, जिसको बहुत ही ऊंचाई से गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स
जो गिरता हुआ पानी होता है फ्लोज थ्रू पाइप्स, वो पाइप्स के जरिए बहता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम। तो गिरता हुआ पानी जो तेज बहाव के साथ आएगा, पाइप के जरिए होते हुए आएगा इनसाइड द डैम, डैम के अंदर, ओवर टरबाइन ब्लेड्स। और ये पानी ऊपर से होता हुआ किसके ऊपर गिरेगा? टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं उनके ऊपर गिरेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में, ये रहे वो ब्लेड्स, ठीक है। यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है, यहाँ से पानी निकल के यहाँ पे गिरेगा आकर के फ्लो में, और फिर ये ब्लेड जो है मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। द मूविंग ब्लेड्स, तो द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम। तो गिरता हुआ पानी पाइप के जरिए बांधों के अंदर गिरेगा और बांध से ये टरबाइन के ब्लेडों पर गिरेगा। प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम, और ये जो ब्लेड्स होंगे ये कहाँ पर स्थित होंगे? ये बिल्कुल बांध के नीचे स्थित होंगे, बॉटम में, ठीक है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। द मूविंग ब्लेड्स, जो घूमते हुए ब्लेड होंगे, वे जनरेटर को ऑन कर देंगे जिससे बिजली उत्पन्न होगी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी used for irrigation is used for irrigation. The water discharged after the generation of electricity. तो बिजली के उत्पादन के पश्चात जो पानी स्थापित हुआ होता है, उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी विश्व की बिजली का लगभग 1/4 भाग इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर, वो हाइडल पावर से उत्पादित किया जाता है। तो विश्व का 1/4 जो बिजली का भाग है वो हाइडल पावर से ही प्रोड्यूस किया जाता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड। विश्व में हाइडल पावर को प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री हैं वो है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो हाइडल पावर का यूज करती हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। Some important hydel power stations in India are Bhakra Nangal, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ साइट्स हैं जो इंडिया में कुछ जहाँ पे हाइडल पावर स्टेशंस हैं जो इंडिया में, वो यहाँ है। भाखड़ा नंगल में है, गांधी सागर में, नागार्जुन सागर में है और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स में है। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जीवाश्म ईंधनों का बढ़ता हुआ अत्यधिक प्रयोग इसकी कमी की ओर ले जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज, यदि वर्तमान उपभोक्ता लगातार बढ़ती रही, द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड। तो संसाधनों के जो भंडार हैं, ईंधनों के ये भंडार जो हैं ये क्या हो जाएंगे? शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त देयर यूज ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो जीवाश्म ईंधनों का जो अत्यधिक प्रयोग है यह पर्यावरण प्रदूषण का भी एक कारण होता है, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो इसलिए यहाँ आवश्यकता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग किया जाए, जैसे सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, वाइंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा, विच आर रिन्यूएबल, जो कि कैसे सोर्सेज हैं? रिन्यूएबल हैं, नवीकरणीय हैं, उनको दोबारा से रिप्लेनिश किया जा सकता है, उनको दोबारा से पुनः पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। व्हाट इज सोलर एनर्जी? सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और गर्मी, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसे हम प्रतिदिन अपनी जीवन में महसूस करते हैं, हम डेली लाइफ में देखते हैं, महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड, यानी कि सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त की जाती है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसका प्रयोग जो है
इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर सेल में सोलर एनर्जी को डाल करके इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट किया जा सकता है या फिर जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सोलर पैनल वगैरह होते हैं, जब उसमें धूप की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या करते हैं, चार्ज होता है एक तरीके से। ठीक है, मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स। मैनी ऑफ दीज सेल्स, इनमें से कई जो सेल होते हैं वो सोलर पैनल से जुड़े हुए होते हैं। टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। और ये क्या करते हैं, ये पावर को जनरेट करते हैं। जनरेट पावर, ये पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, जो उसकी पावर होती है, पैनलों में जो पावर लगी होती है उसको जनरेट करते हैं, ताकि, और किस पर्पज से जनरेट किया जाता है, ताकि ये हीट दे और लाइट दे। ठीक है, ऊष्मा दे और साथ ही गर्मी भी दे, प्रकाश भी दे। ठीक है, तो इस पर्पज से इसका प्रयोग किया जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। द technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। यानी कि द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की तकनीक का सदुपयोग बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज, जितने भी उष्णकटिबंधीय जो देश हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा उसका। दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन, जो कि क्या रह जाते हैं, यहाँ पे जो सनशाइन, वहाँ पे सूर्य प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, तो वो क्या रह जाते हैं, सूर्य से अनभिज्ञ रह जाते हैं, उन्हें सनशाइन देखने को नहीं मिलती है। तो उस जगह ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। ठीक है, सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज इन सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का प्रयोग सोलर हीटर्स में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर ड्रायर्स में किया जाता है। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग सामुदायिक लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल में भी इनका प्रयोग, इनकी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी क्या होती है? वाइंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा। वाइंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो वायु है, पवन है, वायु बोलो या पवन बोल दो, हवा बोलो। ठीक है, तो जो पवन है या वायु है वो ऊर्जा का कैसा साधन है? अनंत साधन है, जिसको जो खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि हवा तो चलती रहती है। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टिबल है, अनंत है, जो खत्म ही नहीं हो सकता, ऐसा सोर्स है ये एनर्जी का। वाइंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। जो वाइंड मिल होती हैं, हवा मिलें होती हैं, पवन चक्कियाँ जिन्हें बोला जाता है, पवन मिलें जो होती हैं, तो वाइंड मिल्स हैव बीन यूज्ड, वाइंड मिलों का प्रयोग कहाँ होता है? फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, जो अनाज होता है, अनाज को पीसने के लिए वाइंड मिल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लिफ्टिंग वाटर, और साथ ही पानी को उठाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिंस टाइम्स इममेमोरियल, यानी बहुत टाइम पहले, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत टाइम पहले से इसका प्रयोग चलता आ रहा है। ठीक है, तो इममेमोरियल मीन्स अति प्राचीन, बहुत प्राचीन काल से इसका प्रयोग चलता आ रहा है, अनाज पीसने के लिए, लिफ्टिंग वाटर, पानी को उठाने के लिए। इन मॉडर्न टाइम वाइंड मिल्स, आधुनिक समय में वाइंड मिले। द हाई स्पीड वाइंड्स रोटेट द वाइंड मिल। द हाई स्पीड वाइंड रोटेट द वाइंड मिल, जो हाई स्पीड की वाइंड होती है, यानी तीव्र गति की जो हवाएं होती हैं, रोटेट द वाइंड मिल, वाइंड मिलों में घूमती हैं। विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिसको एक जनरेटर के जरिए कनेक्ट किया जाता है ताकि क्या प्रोड्यूस हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, बिजली उत्पन्न हो। वाइंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच वाइंड मिल्स, जो बड़े बड़े वाइंड फार्म होते हैं उसमें वाइंड मिल के क्या होते हैं? क्लस्टर होते हैं, गुच्छे बने हुए होते हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं। आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स, और ये जो मिलें होती हैं कहाँ पर स्थित होती हैं? ये लोकेटेड होती हैं कोस्टल रीजन्स में, तटीय क्षेत्रों में। एंड इन माउंटेन्स पासेस, और साथ ही जो पर्वतीय दर्रे होते हैं वहाँ पर ये स्थित होते हैं। वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी वाइंड्स ब्लो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और तीव्र गति की हवाएं चलती हैं। वाइंड फार्म्स आर फाउंड, वाइंड फार्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नीदरलैंड्स में पाए जाते हैं, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन, यहाँ पे पाए जाते हैं। आर नोटेड फॉर देयर वाइंड एनर्जी प्रोडक्शन, और ये इन देशों को पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क को हवाओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हवा चलती है
वो डेनमार्क में चलती हैं, इसलिए इसे हवाओं का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर जो होती है, नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली ऑफ एटम्स। जो एटम्स होते हैं, परमाणु जो होते हैं, परमाणु के नाभिक में जो ऊर्जा स्टोर होती है, वहां से नाभिकीय शक्ति प्राप्त की जाती है। नेचुरली अक्योरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और ये प्राकृतिक रूप से कहाँ से प्राप्त होती है? ये रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं जैसे यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, तो यूरेनियम और थोरियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इन तत्वों से प्राकृतिक रूप से नाभिकीय परमाणु के नाभिक में से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, नाभिकीय शक्ति प्राप्त की जाती है। These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. These fuels undergo nuclear fission, तो नाभिकीय विखंडन से ये ईंधन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सबसे पहले जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है, उसके अंदर विखंडन किया जाता है परमाणुओं का। ठीक है, परमाणु का न्यूक्लियर फिशन किया जाता है, उनका परमाणु का विखंडन किया जाता है, संलयन किया जाता है। उसके पश्चात एंड एमिट पावर, एक पावर इमर्ज होती है, पावर निकलती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक जो हैं यूएसए हैं, यूरोप हैं, और भारत में है राजस्थान और झारखंड। हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम के बहुत ज्यादा भंडार हैं, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर पावर आसानी से निकल जाती है, बन जाती है। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। यदि थोरियम की बात करते हैं तो केरल की जो मोनोजाइट रेत है, केरल में मोनोजाइट रेत में थोरियम की भारी मात्रा में पाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, अब भारत में जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कहाँ कहाँ हैं? आर लोकेटेड इन कलपक्कम में है, कलपक्कम में, और कलपक्कम जो जगह वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो याद रखना न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ कहाँ है? एक तो तमिलनाडु के कलपक्कम में है, तारापुर इन महाराष्ट्र में एक जगह है तारापुर, वहां पर है। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान में कोटा के समीप एक राणा प्रताप सागर जगह है, वहां पर भी है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नरोरा इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के नरोरा में, और कर्नाटका के कैगा में। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कई बार कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ ले जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, कि नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटका में, कुछ जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस मिलते हैं। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी यानी कि जो भूगर्भ से जो ऊर्जा निकाली जाती है वो होती है जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसको क्या बोलते हैं? जियोथर्मल, यानी कि भूगर्भीय ऊर्जा कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडीली एज वी गो डीपर। देखो बच्चों, जैसे ही हम पृथ्वी के बहुत ज्यादा अंदर जानते हैं, नीचे जानते हैं, तो वैसे वैसे उसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है, वो भी इंक्रीज होता जाता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कई बार तो इस ऊष्मीय ऊर्जा को सतह पर भी महसूस किया जा सकता है, जब एक बहुत बड़े विस्फोट के रूप में ये निकलती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और इसी हीट एनर्जी को, इसी ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग पावर को जनरेट करने के लिए, शक्ति को जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग्स। जो जियोथर्मल एनर्जी भूगर्भीय ऊर्जा का प्रयोग एक हॉट स्प्रिंग के रूप में हम अपने कुकिंग में भी कर सकते हैं, हीटिंग गर्म करने में कर सकते हैं, एंड बाथिंग, और साथ ही बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स, और कई सालों तक जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो एक तरीके से
ये रिन्यूएबल रिसोर्स है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब इसके प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स। तो भूगर्भीय ऊर्जा, भूगर्भीय शक्ति से संबंधित सबसे बड़े जो प्लांट्स हैं वो यूएसए में है। विश्व के सबसे बड़े जो प्लांट्स हैं वो यूएसए के अंदर हैं सबसे ज़्यादा। ऐसी तरीके से न्यूजीलैंड में, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में भी हैं। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। अगर भारत के विषय में बात की जाए तो जियोथर्मल प्लांट्स हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में लोकेटेड हैं एंड पूगा वैली इन लद्दाख, और लद्दाख में एक पूगा घाटी है वहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये जियोथर्मल पावर के स्टेशंस हैं, ये जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब कि ज्वारीय ऊर्जा। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी टाइडल यानी कि ज्वार भाटों से, ठीक है, एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स, जो एनर्जी ज्वार भाटों से उत्पन्न की जाती है उसी को क्या कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके जो समुद्र होता है उसमें पानी का ऊपर से नीचे जाना, कभी बहुत ऊंची छलांग लगाएगा फिर नीचे आएगा, तो उसको क्या बोला जाता है? उसी को ज्वार भाटा बोला जाता है, ठीक है। तो उसी ज्वार भाटे से एक एनर्जी जनरेट की जा सकती है, जैसे टाइडल एनर्जी बोला जाता है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स। तो ज्वारीय ऊर्जा काम में लाई जा सकती है बाय बिल्डिंग डैम्स, बांधों के निर्माण के जरिए एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। तो समुद्र की छोटी खुली हुई जगह में, ठीक है, तो समुद्र की खुली हुई जगह में बांधों के निर्माण के लिए बड़ी आसानी से काम में लाई जा सकती है टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बानिक इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स, ठीक है, जब भारी मात्रा में या फिर जब ऊंचे बहुत ज्यादा जब ज्वार भाटे आते हैं तो उस समय ये एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम। तो उस समय बांध के अंदर, ठीक है, बांधों में एक टर्बाइन को इंस्टॉल किया जाता है, टर्बाइन को स्थापित किया जाता है और उसे मोड़ा जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल्स फार्म्स। तो ये सब कुछ एरिया बताए गए हैं, कुछ कंट्रीज और इंडिया के कुछ पार्ट्स बताए गए हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टाइडल मिल फार्म हैं। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, यानी कि कार्बनिक कूड़ा कचरा, एक तरीके से कचरा या फिर व्यर्थ की चीजें, कार्बनिक व्यर्थ की चीजें जो होती हैं, कार्बनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड है? डेड प्लांट, मृत पौधे और जानवर से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है, एनिमल डंग और पशुओं का गोबर, एंड किचन वेस्ट, और साथ ही किचन में जो भी छिलके वगैरह होते हैं सब्जियों वगैरह के, ठीक है, उन सबको, उनका वेस्ट, किचन का वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। इन सबको मिलाकर के क्या गैसियस, एक गैसीय ईंधन बनाया जा सकता है जिसको बायोगैस बोला जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट एक तरीके से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि डेड प्लांट हो गए और डेड एनिमल्स हो गए हैं, ठीक है, डेड प्लांट हो गए, डेड एनिमल्स नहीं, सॉरी, एनिमल मटेरियल। एनिमल मटेरियल में क्या हो गया? जैसे उन एनिमल्स का डंग हो गया, ठीक है, और साथ ही किचन का वेस्ट मटेरियल जो हो गया। वेस्ट मटेरियल में आपका जो भी हम सब्जी वगैरह काटते हैं तो उसको डालते हैं, ठीक, ग्रीन वगैरह, पौधे वगैरह सब कुछ, ठीक है, जो भी हम यूज करते हैं घर पे किचन में। तो किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड, इन सबको मिला करके एक गैस में, एक गैसीय ईंधन के रूप में से कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी को क्या बोला जाता है? बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। जो कार्बनिक वेस्ट होगा उसको अपघटित कर दिया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा इन बायोगैस, ठीक है।
तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उस कूड़े कचरे के अंदर, जो कार्बनिक वेस्ट जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, और यही बैक्टीरिया उसको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, उसका परिवर्तन कर देते हैं इन बायोगैस के रूप में। डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस, और उसके बाद उसमें से गैस छोड़नी शुरू कर देते हैं, बायोगैस छोड़नी शुरू कर देते हैं, विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आवश्यक रूप से जिसमें मिश्रण होता है कौन कौन सी गैसेस का, एक मीथेन का और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इसमें मिश्रण होता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, यानी बायोगैस बहुत ही बढ़िया ईंधन है कुकिंग के लिए, एंड लाइटिंग बिजली के लिए, एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर, और प्रति वर्ष एक बढ़िया कार्बनिक खाद उत्पन्न करने के लिए बहुत ही बेहतर है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। एनर्जी हर जगह होती है, परंतु हम क्या देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको यूज़ करना, क्योंकि ये कैसी होती है, थोड़ी एक तो डिफिकल्ट तो होती है, साथ ही कैसी कॉस्टली भी होती है, कीमती भी होती है, थोड़ा कॉस्टली पड़ती है लोगों के लिए। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, हम में से प्रत्येक जो है एनर्जी को सेव कर सकता है, किसके जरिए, एनर्जी को वेस्ट ना करके। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, क्योंकि अगर ऊर्जा की बचत होगी तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, अभी कार्य करें और साथ ही अपने भविष्य को ऊर्जा के प्रति क्या बनाए, थोड़ा ब्राइटर बनाए, ठीक है। एंड एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, तो क्या करना, हम सभी को हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एनर्जी को सेव करें। जो बेवजह फैंस स्विच ऑन हुए रहते हैं, उस रूम में काम भी नहीं होता है और फैन चले रहते हैं, टैप को ऑन करके छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से कुछ थिंग्स हैं जिसको हम बंद करके, उनको अगर जरूरत ना है तो उसको बंद कर दिया जाए। तो इस तरीके से हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको सेव करके। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड अवर लेसन। तो हमारा लेसन खत्म हुआ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू कमेंट्स, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।